आप जो भगवान की कथा के पंडालों में देखेंगे बड़ी भीड़ है, लोग आपको नाचते कूदते दिखाई देंगे। उसका कारण ये बिल्कुल नहीं है कि वो वहां ईश्वर की प्राप्ति करने गए। उन्हें खूब मालूम है यहां कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही, और वो जो सामने कथा कह रहे हैं उनका वो प्रोफेशन है। आपने नौकरी को प्रोफेशन के तौर पर अपनाया है, हमने वकालत को अपनाया है, उन्होंने कथा कहने को अपनाया है। और वो आपको अगर ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि इसी प्रक्रिया से ईश्वर प्राप्त होता है और ईश्वर कहीं और बैठा है, वो आपके बुलाने से आएगा और आपकी दीन दशा इसको सुधार देगा, तो फिर आप वहां नहीं जाएंगे। और आप जब वहां नहीं जाएंगे तो उनका जो व्यापार और पेशा है वो चलने वाला नहीं है। इसलिए वो आपको बताते हैं कि दुखियों की पुकार सुनकर ईश्वर दौड़ा चला आता है। ठीक है, मानो ईश्वर कहीं बैठा है, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, ईश्वरत्व ये आपका अंतिम विकास है। ठीक है, आप जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन आदमी भी नहीं होते। जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे आप आदमियत अर्जित करते हैं, और फिर उस आदमियत से और आगे आपको जाना होता है, और फिर आप भगवत्ता को अर्जित करते हैं, तब आप भगवान हो जाते हैं। कृष्ण हो या राम हो, उन्होंने भगवत्ता अर्जित की है, और वो भगवत्ता आप भी अर्जित कर सकते हो, लेकिन वो रास्ता कठिन है। इसलिए आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हो जो आपको इस विश्वास की शराब पिलाते हैं। क्योंकि शराब, उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि विचार या पदार्थ जो आप में नशा पैदा करे, नशा मीनिंग देयर बाय बेहोशी। ठीक है, आपके होश को कायम न रहने दे, वो चाहे विचार हो और चाहे पदार्थ हो, उसे शराब ही कहा जाएगा। आपको इस विचार की शराब पिलाएं कि कहीं कोई ईश्वर बैठा है जो सिर्फ पंडालों में आपके नाचने से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पंडालों में अगर आपके नाचने से ईश्वर मिल रहा होता तो डांस पार्टियों में जो नाच रहे हैं उन्हें ईश्वर सबसे पहले मिला होता। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी पिक्चरों में जिन्होंने ईश्वर की प्रशंसा में गीत गाए उन्हें सबसे पहले ईश्वर मिला होता। ईश्वर कहीं इस ढंग से मिलता है कि आप पंडालों में ठुमके लगा रहे हो। ठीक है, कायदे में तो डंडे पड़ने चाहिए आपके, और वो आपको यही समझाएंगे क्योंकि उनका काम उसी से चलना है। जबकि भगवत्ता ये अर्जित करनी होगी आपको। ठीक है, ये उन गुणों के विकास से प्राप्त होगी जो कृष्ण और अर्जुन ने जो कृष्ण और राम ने अपने व्यक्तित्व में विकसित की है, और वो सिर्फ आपका ही काम है। आप खुद उसे विकसित कर सकते हैं, लेकिन वो मार्ग कठिन है। इसलिए आप ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम ईश्वर हो जाने की राह पर हैं, जबकि आप कहीं कोई ईश्वर हो जाने की राह पर नहीं है। ठीक है, और आपके ही जैसे समाज में अधिकांश लोग हैं। इसलिए ठीक है, आप उन्हें नाच कर दिखा रहे हैं और वो आपको नाच कर दिखा रहे हैं, और परस्परम प्रशंसन्ति अहोरूपम अहोगुणम ये स्थिति है। वो आपको ईश्वर का भक्त बता रहे हैं और आप उन्हें ईश्वर का भक्त बता रहे हैं। स्थिति यहां है। ठीक है, आप जरा मानस ही उठा लो तो शबरी कौन से मंदिर जाती थी रोज? ठीक है, शबरी तो किसी मंदिर नहीं जाती दिख रही। जिन्हें हमने भगवान माना है वो चलकर उसके घर गए। ठीक है, विदुर कौन सी ईश्वर की पूजा करते थे कभी बताया गया? कुछ भी नहीं बताया गया। जिन्हें हमने ईश्वर माना वे उनके घर चलकर गए। ठीक है, आपको अपने व्यक्तित्व में उन गुणों का विकास करना है, आपको अपने में भगवत्ता प्रकट करनी है। और इसीलिए ठीक है, हमारे यहां आप देखेंगे तो बहुतों ने घोषणा की अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, मैं ही भगवान हूं।
ठीक है, ब्रह्म का मतलब हमारे यहां तो भगवान ही से लिया है, तो जो घोषणा है वो तो इसी वजह से। लेकिन आपको वो मार्ग कठिन लगता है, इसलिए आप पंडालों में नाच रहे हैं। नाचने से ईश्वर मिलता है, गाने से ईश्वर मिलता है। अगर नाचने और गाने से ईश्वर मिला होता तो फिर कबीर की बात ठीक है कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। ठीक है, ताते चाकी बली पीस खाए संसार। कबीर अपमान नहीं करना चाहते हैं। कबीर को तुमसे लेना देना क्या, वो तुम्हारा अपमान क्यों करेंगे। ठीक है, उन्हें अपमान से कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक आदमी है, और ठीक आदमी तुम्हें दारुण दशा में देखकर दुखी ही होगा, वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए ये तो तुम्हें समझा सकते हैं कि ईश्वर कहीं बैठा है और दीनों की पुकार सुनकर वो आ जाएगा। कहीं कोई ईश्वर नहीं आने वाला, वो आपको ही अपने में विकास करना है। कृष्ण अगर अर्जुन से कह रहे हैं गीता में कि मेरी शरण आओ, तो क्या कृष्ण का वो वाक्य आपको अहंकार में डूबा लगता है? कहीं कृष्ण ने खुद को ईश्वर के तौर पर विकसित किया है, उन्होंने अपने अंदर उन गुणों का विकास किया। तो सवाल यह है कि ऐसे ही आप एग्जामों में सफलता अर्जित करके खुद को एपीजे अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं। ठीक है, एग्जामों में सफलता अर्जित करके, मीनिंग देयर बाय इंगेन के प्रकारेण नंबर अर्जित करके आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा उन लोगों के समान हो जाए जिनकी योग्यता के कारण उन्हें नंबर मिले। बातें दो हैं, आप ये मानते हैं कि नंबर के कारण प्रतिष्ठा मिलती है, उन्हें प्रतिष्ठा के कारण नंबर मिले। आपकी मान्यता यह है कि पद से प्रतिष्ठा होती है, और कुछ लोगों की मान्यता यह प्रतिष्ठा से पद होता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी गृह मंत्री रहे भारत सरकार के। ठीक है, और बहुत सारे गृह मंत्री रहे भारत सरकार के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते हैं। अब आप कहेंगे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो नेहरू मंत्रिमंडल में जितने थे उनमें से अधिकांश ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनमें से कितनों के नाम जानते हो भाई? उनमें से कितनों के जानते हो? कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो भले ही जानता हो, अदरवाइज कोई नहीं जानता। लेकिन जब आपसे पद सुशोभित होता है, ठीक है, तब आपकी प्रतिष्ठा बनती है, और आप उसे ऐसे लेते हैं कि ये इस पद पर थे इसलिए इनकी प्रतिष्ठा है। हमने अब तक अनेकों बार कहा कि राजा तो बहुत हुए, विक्रमादित्य का नाम क्यों लोग ध्यान में है, लोगों के ध्यान में? राजा तो अनेकों हुए, विक्रमादित्य क्यों ध्यान है लोगों को? इस पर भी कभी सोचना चाहिए। विक्रमादित्य राजा न भी होते तो भी वो इतने ही प्रतिष्ठित होते हैं। और जिन राजाओं की बात आप कर रहे हो, वे अगर अपने काल में भी राजा ना होते तो उन्हें कोई न जानता होता। उन्हें उनके काल में भी किसी ने अगर जाना होगा तो सिर्फ इसलिए कि वो राजा थे। आपको क्या सीखना चाहिए? सीखना यह चाहिए कि हम गुणमेक का विकास अपने में करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। आप ये मानते हैं कि नंबर हम ले आएंगे तो हम अच्छे कहलाएंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशन में उन विद्यार्थियों को कभी याद नहीं रखा जाता जो नंबर लाए, यद्यपि उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले तुम्हारे मन में यही विश्वास जगाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें सही बात बताई कि इस नई दुनिया के सभी इंस्टीट्यूशंस में उन्हीं को याद रखा गया जिन्होंने नंबर नहीं, ज्ञान की ओर, ठीक है, अपना ध्यान केंद्रित किया। दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशन में अगर वो ये बता देंगे, ठीक है, तो आप नंबर की दौड़ से अलग हो जाएंगे और फिर ज्ञान की खोज में चलेंगे, और तब हो सकता है उनका स्वयं का ज्ञान प्रकट हो जाए। ठीक है ना? और अगर वे अज्ञानी नहीं भी हैं तो भी क्या है कि व्यक्ति में ये बड़ी आकांक्षा होती है कि संपत्ति ही नहीं,
उसके अपने भी उससे दूर न जाएं, यह भी आकांक्षा है व्यक्ति की। गुरु और सदगुरु दो शब्द आते हैं, ठीक है। गुरु वो है जो आपको सिखाएगा तो, लेकिन अपने से पकड़ कर रखेगा, और सदगुरु वो है जो ये बताएगा कि मेरी खुद की जानकारी बड़ी सीमित है, दुनिया का ज्ञान असीम है। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की पद्धति क्या है, इसके अतिरिक्त सारा ज्ञान तो मेरे ही पास नहीं है, हम कहां से दे देंगे, ठीक है। तो आप मेरे पास सिर्फ ज्ञान प्राप्ति की पद्धति सीखें, इसके बाद स्वयं अपना रास्ता चुनें। हम आपके काम एक बहुत सीमित अर्थों में आ सकते हैं, इसके बाद मेरी कोई भूमिका नहीं, मेरा कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो यह स्वीकार करना, यह भी बड़ी बात होती है। जो इंस्टीट्यूशंस में आपको बताया जाता है कि नहीं नंबर लाइए, वो इसी वजह से बताया जाता है क्योंकि यह मानवीय कमजोरी कि हम ये कैसे माने कि हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हमारे आगे भी ज्ञान है और तुम हमसे आगे जाओ, ठीक है। ये आकांक्षा भी, और टीचर और गुरु का सम्मान भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि अकेला वो आदमी है जो आपको, ठीक है, आप में ये आकांक्षा जगाता है कि हमसे आगे जाओ। हम तो सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीजें सिखा सकते हैं, इसके बाद हमसे आगे निकलिए, हमसे आगे जाइए। ये आकांक्षा बहुतों में नहीं होती। तो जिनमें ये आकांक्षा नहीं है वे गुण से टीचर नहीं है, वे गुण से गुरु नहीं है, वो पद से गुरु है। और जो पद से गुरु या टीचर होगा उसका हाल वही होगा कि वो विक्रमादित्य के समान कभी याद नहीं रखा जाएगा, ठीक है। वो एक ऑर्डिनरी आदमी है और उसी ढंग से जिएगा और उसी ढंग से मरेगा। आखिर चाणक्य लोगों को क्यों याद है, आखिर वशिष्ठ लोगों को क्यों याद है, आखिर विश्वामित्र लोगों को क्यों याद है, ठीक है। और राम सिर्फ उन्हीं गुणों पर नहीं रुक गए जो उन्होंने विश्वामित्र या वशिष्ठ से सीखे थे, वहां से तो सिर्फ तरीका लिया, वहां से तो सिर्फ पद्धति सीखी, और पद्धति सिर्फ इतनी है कि अनुभव करिए, ठीक है, जानने की कोशिश करिए, अपने आप चीजें आएंगी, ठीक है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो बातें बनती चली जाएंगी, और नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहेगा। खैर, हम लोग बात कर रहे थे आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिस्ट में, जो 7वीं अनुसूची की बात है, ठीक है, और जहां विधायन के विषय वर्णित किए गए थे। 3 सूचियां आई थी, एक समवर्ती सूची थी, एक संघ सूची थी और एक राज्य सूची थी। और आपसे कहा गया था कि चूंकि मानवों ने इसे निर्मित किया है, इसलिए क्या हो रहा है कि एक विषय वस्तु एक सूची में दी गई है और उसी विषय वस्तु में तार्किक रूप से समाहित हो जाने वाला विषय किसी अन्य सूची में बांध दिया गया है। अगर इंडस्ट्री 24 से लेकर 27 तक संघ सूची की विषय वस्तु है, तो इंडस्ट्री का एक एस्पेक्ट 52 और एंट्री नंबर 7 के तौर पर संघ सूची की विषय वस्तु है। अगर शिक्षा 63, 64, 65, 66 इन एंट्रीज के अंतर्गत संघ सूची का विषय है, तो शिक्षा एंट्री नंबर 25 के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है। अगर उद्योगों का अधिग्रहण यह समवर्ती सूची का विषय है, तो उद्योगों के अधिग्रहण के संबंध में 52 में भी कार्यवाही करके संघ सूची, ठीक है, संघीय विधायिका को उद्योग के संबंध में कार्यवाही करने का हक मिल जाएगा। यानी सूचियों में ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है। और जब भी हम कोई बात शुरू करते हैं तो प्राथमिक नियम बड़ा बेसिक होता है, और यह विषय की बात नहीं है। हमने आपसे कई बार कहा कि जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है।
जो एक विषय को समझने के लिए नियम है, वही इस सारे जगत में घटने वाली किसी भी घटना को समझने के लिए नियम है। मनुष्य का विकास अगर आप देखेंगे प्राणी के तौर पर, तो एक कोशिकीय प्राणी से विकसित होते होते होमोसेपियंस के तौर पर उसका विकास यह संपूर्ण हुआ है। यानी सरल से कठिनतम की ओर बढ़ता है मामला। पहले सरलता होती है, चाहे विचार हो, चाहे पदार्थ हो, कुछ भी हो, उसमें पहले सरलता होगी, धीमे धीमे आवश्यकता अनुसार जटिलता ये आती चली जाएगी। आपसे एलएलबी से लेकर मेंस हर जगह ये कहा जाता है कि सूचियों के अर्थान्वयन के नियम ये बताइए, ठीक है, हर जगह ये कहा जाता है। तो सूचियों के अर्थान्वयन के संबंध में मुख्यतः जो नियम प्रचलित हैं वे चार हैं। प्रथम नियम वो ये कहता है कि सूची में प्रयुक्त शब्दों को जितना विस्तृत अर्थ दिया जा सकता है उतना विस्तृत अर्थ दिया जाएगा। पहला नियम, सबसे सरल, ठीक है, इससे सरल बात ही नहीं हो सकती कि सूचियों में जो शब्द प्रयुक्त है उसे जितना विस्तृत, जितना लिबरल अर्थ दिया जा सकता है उतना लिबरल अर्थ दीजिए। अगर वहां शब्द आ गया मनी लैंडिंग, तो मनी लैंडिंग से के जितने प्रकार हो सकते हैं वे सब इसमें समझिए। और मनी लैंडिंग के आगे जो सब टॉपिक्स में लिखा है, जैसे एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस या हाउसिंग इंडेप्टनेस। हाउसिंग इंडेप्टनेस यद्यपि नहीं लिखा है, लेकिन यदि लिखा है तो यह मानकर चलिए कि विधायिका प्रकारों के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहती थी कि कर्ज कितने प्रकार का हो सकता है, न कि संबंधित विधायिका की शक्ति को सीमित करना चाहती थी कि वह सब टॉपिक्स पर ही विधायन करे। और इसके लिए जो तर्क है वो स्वयं 246 है, क्योंकि 246 जहां संबंधित विषयों पर, सूचियों से संबंधित विषयों पर विधायन की शक्ति दी गई, वहां विधायन की शक्ति देते समय कोई प्रतिबंध नहीं, किसी ढंग का प्रतिबंध नहीं, सीधे सिर्फ इतना ही कहा। और जो प्रतिबंध है वो वही लिखा है कि अगर केंद्रीय विधायिका विधायन कर रही है तो सब्जेक्ट टू, ठीक है, आपका सॉरी केंद्रीय विधायिका अगर विधायन कर रही है तो 1 और 2 कोई ख्याल रखने की जरूरत नहीं। केंद्रीय विधायिका अगर समवर्ती सूची के विषय पर विधायन कर रही तो उसे 3 में क्या वर्णित है इसका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। हां, राज्य की विधायिका अगर समवर्ती सूची के विषय पर वर्ण, ठीक है, विधायन कर रही तो उसे सूची 1 का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और संबंधित राज्य की विधायिका अगर राज्य सूची पर विधायन कर रही तो उसे 1 और 2 इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जहां पर उसकी विधायन की शक्ति है, जहां पर उसकी अपनी ही विधायन की शक्ति है, क्योंकि अगर समवर्ती सूची में और केंद्र भी है तब तो बात, ठीक है, केंद्र का कानून प्रीवेल करेगा। संघ सूची में तब तो विधायन की शक्ति नहीं है राज्य की विधायिका। लेकिन जहां पर राज्य की विधायिका को विधायन की शक्ति दी है, वहां पर राज्य की विधायिका की शक्ति के बारे में यह नहीं कहा कि एक प्रविष्टि में जितनी सब प्रविष्टि हो सकती हैं उन पर कंप्लीट विधायन करने की शक्ति उसे नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा, ठीक है ना। वहां पर जहां पर उसे विधायन की शक्ति है वहां अनकंट्रोल्ड विधायन की शक्ति है, ठीक है। जहां पर विधायन की शक्ति आ गई, ठीक है, संघ सूची में विषय हम नहीं करेंगे, समवर्ती सूची में है और उन्होंने कानून बना रखा है उसके विरोध में हम नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर हम करेंगे वहां पर आप मेरी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो पहला नियम तो यही आया, हम आपसे कहें आप रात में इस घर में नहीं आओगे, आप अमुक अमुक समय में नहीं आओगे, ठीक उस समय आपकी शक्ति प्रतिबंधित है, नहीं आओगे। लेकिन जिस समय आओगे
उस समय मेरे घर में किसी भी उद्देश्य से आओगे, खाना खाने आओगे, लेटने आओगे, सोने आओगे, ये आपकी लाइकिंग है, उस समय फिर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो आप 246 की भाषा को देखेंगे तो 246 जो विधायन की शक्ति संबंधित विधायिका को दे रही है, वो जिस समय विधायन की शक्ति देती है, जिस समय नहीं देती उस समय तो बात खत्म है। उसने कहा आप विधायिका, राज्य की विधायिका के तौर पर अगर विधायन की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो तो सूची 1 में विषय अगर है तो यू आर नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज योर कॉम्पिटेंस विच यू हैव इन रिगार्ड ऑफ द लेजिस्लेशन। ठीक नहीं करेंगे। अगर संवर्ती सूची पर आप राज्य की विधायिका के तौर पर विधायन कर रहे हो और विषय संवर्ती सूची का है और केंद्र का भी कानून मौजूद है तो उसके विरोध में आप नहीं करेंगे, बात ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन राज्य की विधायिका को एक्सक्लूसिवली राज्य सूची के विषयों पर विधान करने की शक्ति ये तो प्राप्त है। और जो विषय संघ सूची में, ठीक है, यह संवर्ती सूची में भले ही हो लेकिन राज्य सूची में भी है, यह संवर्ती सूची में भी है और केंद्र का कोई कानून उन विषयों पर है नहीं। ठीक है, तो केंद्रीय सूची की बात छोड़ दें, लेकिन संवर्ती सूची पर तो राज्य की विधायिका को विधायन की शक्ति प्राप्त है उस दशा में जबकि केंद्र का कोई कानून भी नहीं है। ठीक है, तब जब वो विधायन कर रही है तब आप ये थोड़ी बताएंगे कि जो एंट्री के अंतर्गत आ सकता है उस पर भी वो सीमित विधायन की शक्ति का इस्तेमाल करें। भाई इंडेप्टनेस, उसके अंतर्गत सब प्रकार की इंडेप्टनेस आ सकती है। यद्यपि सब टाइटल में एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस लिखा है लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि हाउसिंग इंडेप्टनेस नहीं है। ठीक है ना। और मानिए इंडेप्टनेस संघ सूची में भी नहीं है और मानिए चलिए संवर्ती सूची में है या नहीं है, लेकिन संवर्ती सूची में है या नहीं है अगर केंद्र का कानून तो नहीं है उस विषय पर और फिर इंडेप्टनेस नामक एंट्री के आधार पर अगर राज्य की विधायिका उस विषय पर विधायन कर रही है तो आप ये कैसे कह देंगे कि वहां इंडेप्टनेस के आगे एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस लिखा है इसलिए हाउसिंग इंडेप्टनेस इसमें शामिल नहीं है। ये तो नहीं कह सकते आप, ये कैसे कह देंगे आप? अगर ऐसा आप कह रहे हो तो ये तो बात गलत है। आप कहते हो कि हमारे घर में रात में नहीं आओगे, ठीक नहीं आएंगे। आपने ये तो नहीं कहा कि दिन में नहीं आओगे। अब जब हम दिन में आए तो तुम कह रहे नहीं अमुक कपड़े पहनकर आओगे। ठीक है, सब अमुक कपड़े पहनकर आओगे, अमुक कपड़े पहनकर नहीं आओगे, तो ये तो कहीं लिखा नहीं। आएंगे, हां इसमें इतना तो माना जा सकता है कि अभद्र वेश में नहीं आएंगे, इतना माना जा सकता है। ठीक है, आपका वेश ऐसा होना चाहिए कि आपका लुक जेंटल आ रहा हो। ठीक है ना। कहते हैं कि गॉड मेक्स ए मैन बट टेलर मेक्स ए जेंटलमैन। ठीक है ना। तो यह ठीक है कि आप भद्रवेश में आए, लेकिन भद्रवेश में पैंट शर्ट पहनकर हम आएंगे, धोती कुर्ता पहनकर आएंगे, इससे आपका क्या ताल्लुक? ठीक है ना। तो पहला नियम सूचियों के अर्थान्वयन का यही हो सकता है। हमने कहा ना कि एक सिद्धांत जो जीवन की किसी भी समस्या के समाधान के लिए ठीक हो सकता है, उसी से सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। कुछ उलझने की जरूरत नहीं। आपकी दिक्कत यह है आप उलझते बहुत हैं। आपको ऐसा लगता है किताबों में कोई पाताल से निकालकर ज्ञान रख दिया गया है। कुछ नहीं, सामान्य बात है। जो होना चाहिए कानून वही है। मजेदारी यह कि जो होना चाहिए वही आपको नहीं पता, आप वही नहीं सीखते जो होना चाहिए। अगर सहज स्वाभाविक रहें आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला नियम यही होना चाहिए। सरल से जटिल की ओर जाता है मसला, सबसे सरल नियम है कि जब
सूचियों का अर्थान्वयन होगा तो एक एंट्री में जितनी चीजें समाहित हो सकती सब होंगी। लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर काम चल जाता है तो विकास होगा ही नहीं। संतोष विकास का विरोधी है। जहां संतोष आ जाएगा वहां विकास रुकेगा। और तुम्हारा संतोष, ऐसा नहीं संतोष होता नहीं है, संतोष तो होता ही है, लेकिन तुम्हारा संतोष संतोष नहीं है। संतोष उसी के मन में आ सकता है जिसने धतूरे सहित सब फल खा लिए, धतूरे सहित सब फल खाए हैं और उसकी कोई आकांक्षा शेष नहीं बची, क्योंकि उसने सब खा लिया। उसे पता है कि किसी फल का जो स्वाद है हमेशा के लिए मुंह में नहीं रह सकता, इधर खाएंगे इधर जाएगा, और स्वाद की भूख वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। जिसने ये जाना है उसी व्यक्ति को फल निस्सार हैं ये पता लगेगा, और वही फलों के स्वाद के प्रति संतोष कर सकता है, यानी फल के अभाव में भी पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न ये रह सकता है। संतोष ये किस अवस्था का नाम है? संतोष उस अवस्था का नाम है जब आप अभावों में भी संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं, ठीक है ना। तो ये अभाव किसको संतुष्टि और प्रसन्नता दे सकता है? ये अभाव सिर्फ उस व्यक्ति को संतुष्टि और प्रसन्नता दे सकता है जिसने ये जान लिया कि अभाव न भी होता है, उन चीजों का जिनका अभाव है उनका प्रभाव भी होता है, तो भी संतुष्टि और प्रसन्नता हासिल नहीं होती, और होती तो बहुत क्षणिक होती। इसीलिए आप देखेंगे अधिकांश राजा वो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर गए हैं, चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो, यह स्वयं में भगवत्ता का विकास वही कर पाए अधिकतर मामलों में एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। और राजा सिर्फ पैसे से नहीं होता, ज्ञान से भी होता है, ठीक है। आप ज्ञान में राजाओं के समान है। राजा का अर्थ क्या है? जो सर्वोच्च है, ज्ञान में सर्वोच्च है, वो भी राजा ही है। वही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, क्योंकि संतुष्ट वही हो सकते हैं। आपका संतोष तो विवशता है, आपका संतोष तो सांत्वना है। इसलिए आप अपने को जब संतुष्ट कहते हो, संतोष करते हुए कहते हो, तो आप बड़े असंतुष्ट दिखाई देते हो, ठीक है ना, बड़े परेशान और थके थके से दिखाई देते हो, और यह संतोष का लक्षण ही नहीं है, ठीक है। ये तो संतोष का लक्षण नहीं। संतोष अगर आप में है तब तो आप बहुत शांत दिखाई देंगे, लेकिन समाज में जितने संतोषी दिखाई देंगे वो सब बड़े अशांत दिखाई देंगे। उसका कारण ही सिर्फ इतना है कि तुम्हारा संतोष तुम्हारी विवशता है, और उनका संतोष उनका अनुभव है। फर्क सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो आप सूचियों के अर्थान्वयन के संबंध में देखेंगे, पहला नियम यही होना चाहिए, लेकिन दूसरा नियम यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मामला आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे एक विषय एक जगह पर है, लेकिन उससे संबंधित उसके अंतर्गत जो कुछ आ सकता है वो दूसरी सूची में है, और सारी सूचियां एक जगह से आई, और सारी सूचियां एक ही सभा ने बनाई। उस सभा में बैठे लोग बेवकूफ थे ये तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि इतने कठोर शब्द का उपयोग उतने सम्मानित लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रसंगवश वही व्याख्या की मजबूरी यही है। व्याख्या सर्वथा ठीक नहीं होती, क्यों व्याख्याकार को उन व्यक्तियों के मुताबिक शब्द प्रयोग करना पड़ता है जिनके समक्ष वो व्याख्या कर रहा है, और जिनके समक्ष वो व्याख्या कर रहा है उनकी बुद्धि के मुताबिक जब वो शब्द प्रयोग करेगा तो जरूरी नहीं है कि उस विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल शब्द प्रयोग हो जिस विषय वस्तु का वो वर्णन कर रहा है, ये कतई आवश्यक नहीं। और इसलिए
अगर व्याख्या में गलत शब्दों का भी प्रयोग हुआ तो कई बार व्याख्याकार की मजबूरी है, हालांकि व्याख्याकार को सदैव माफ नहीं किया जा सकता, वो बदतमीज भी हो सकता है, लेकिन कई बार व्याख्याकार को हमें ये सुविधा देनी होगी क्योंकि वो जिनके समक्ष व्याख्या कर रहा है, ठीक है, उनकी समझ के मुताबिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा विषय वस्तु उनकी समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, ये मजबूरी है, इस मजबूरी को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमने इतने कठोर शब्द का प्रयोग किया कि जो संविधान सभा में बैठे थे वो बेवकूफ तो नहीं थे, आप ही बुद्धिमान हो ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कुछ सोचकर एक एंट्री एक जगह दी और उससे संबंधित दूसरी एंट्री अन्य जगह पर दी, तो उस तर्क को हमें खोजना होगा और हमें ऐसे इंटरप्रिटेशन करना होगा कि दोनों एंट्रीज पर्याप्त रूप से प्रभावी हो सकें। किसी भी लेजिस्लेटर की क्षमता को सीमित करने का हक हमें नहीं है, हमें यानी कोर्ट जो व्याख्या करेगा, व्याख्याकार कौन है? न्यायालय, ठीक है, और व्याख्याकार होने से व्याख्याता की, ठीक है, या व्याख्यान की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, इसलिए यह मानना बेकार है। यह सिर्फ एक काम है, व्याख्या करने का काम एक को दे दिया क्योंकि वो उस काम का कर्ता नहीं है। काम का कर्ता जब व्याख्या करेगा तो क्या करेगा कि कर्म करने की शक्ति येन केन प्रकारेण स्वयं में सुरक्षित करने की कोशिश करेगा और अपने कृत्य को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। इसलिए कृत्य का कर्ता किसी और को होना चाहिए, लेकिन कृत्य के मूल्यांकन का काम ये किसी और के पास होना चाहिए। यही आदर्श व्यवस्था हो सकती है। और कृत्य करने के तरीके का निर्धारण यह भी अगर कर्ता न करे तो कृत्य ज्यादा निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा, वो किसी और के पास होना चाहिए। और बस इसी व्यवस्था को अपना लिया, ये सामान्य जीवन का भी नियम है। कृत्य तुम करोगे, बताएंगे पिताजी, क्या करोगे पिताजी बताएंगे, तरीका भी वही निर्धारित करेंगे, या तरीका समाज निर्धारित करेगा, तरीका समाज निर्धारित करेगा, क्या करोगे बताएंगे पिताजी, और कर्ता आप होंगे, क्योंकि कर्ता वही होगा जिसमें ताकत होगी करने की। तरीका वो निर्धारित करेगा और क्या किया जाए यह भी वही निर्धारित करेगा जिसके पास विवेक की शक्ति कर्ता से अधिक हो। ठीक है ना, तो जो लेजिस्लेचर है इसके पास विवेक की शक्ति ज्यादा है, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपुल से आए हैं, इसलिए उनके पास अनुभव ज्यादा है। ठीक है, और तार्किक विश्लेषण का बुद्धि और विवेक न्यायालय के पास ज्यादा है, इसलिए व्याख्याकार न्यायालय होगा। ठीक है ना, तो जो व्याख्या है वो इस प्रकार आनी चाहिए कि सारी जो एंट्रीज हैं उन्हें समान बल प्राप्त हो। इसके लिए तरीका विकसित किया गया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इंटर रिलेशन ऑफ द एंट्रीज। तो उन्होंने क्या कहा, अब वही बात सामान्य जीवन में आप क्या करते हैं? सामान्य जीवन में भी तो आप यही कहते हैं जब दो भाइयों में बंटवारा होता है, क्योंकि हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो आप केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका इसे प्रतियोगी के तौर पर नहीं देख सकते, सहयोगी के तौर पर देखना है, और दोनों अनुच्छेद 12 के मुताबिक राज्य की परिभाषा में, और वही परिभाषा हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए स्वीकार की है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में दोनों की शासन की नीति को निर्धारित करने के जो सिद्धांत हैं वो समाहित हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी केंद्रीय विधायिका के लिए सिर्फ है ऐसा तो नहीं, वो राज्य की विधायिका के लिए भी है, दोनों राज्य की परिभाषा में है। अनुच्छेद 36 यही कहता है कि 12 में जो परिभाषा अपनाई है वही यहां अपनाएंगे। तो सवाल यह है, इस दृष्टिकोण से देखने पर केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका प्रतियोगी नहीं बचती, क्योंकि सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। हमें दिखाना होगा
कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाकई है, और वाकई है ये इससे पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो समस्त व्यवस्था का जनक है वो स्वयं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये विवक्षित रूप से कह रहा है, अभिव्यक्त रूप से नहीं कह रहा, क्योंकि वहां जो कुछ लिखा है उसका अर्थ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ही संभव है। ठीक है, वो जो व्यवस्था अनुचिंतित कर रहा है वो व्यवस्था प्रतियोगी संघ में, ठीक है, संभव नहीं है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ही संभव है, इसलिए कोऑपरेटिव है। तो अब जब कोऑपरेटिव हो गया, इसका मतलब भाइयों के बीच जो व्यवस्था चलती है वह व्यवस्था यहां भी कायम हो जाएगी। तो जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तो क्या कहते हैं, जो सक्षम होता है कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, उसके पास कम है, ठीक है, तो भले ही तुम्हारा हक है इस पर, बराबर का है, मान लिया, लेकिन फिर भी नैतिकता यह कहती है कि उसके पास नहीं है तो उसके पक्ष में छोड़ दो। बदतमीजी करे तो रोकेंगे, लेकिन उसकी जरूरत के लिए तो छोड़ दो, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अंततः भारत राज्यों में विभाजित है ना। तो भारत की जनता इकहरी नागरिकता है, राज्य की नागरिक तो भारत की नागरिक नहीं है। अभिप्रेत क्या है, अभिप्रेत तो कल्याण नागरिक का यह है। तो अगर नागरिक का कल्याण केंद्रीय विधायिका के कानून से अधिक अच्छे तरह से हो सकता है वो करेगा, राज्य की विधायिका के माध्यम से हो सकता है वो करेगा, दोनों करें, विषय ऐसा है दोनों चिंता करें, ठीक है, दोनों करें। अब दोनों चिंता कर रहे हैं तो फिर बड़े की बुद्धि ज्यादा ठीक होगी, ऐसा ही विश्वास किया जाएगा, वैसा रहेगा। जब बड़ा कर रहा है तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए। तो 246 में और लिखा क्या है भाई, 246 में और क्या लिखा है, यही तो लिखा है, इसके अलावा क्या लिखा है। ये बड़ा भाई यानी केंद्रीय विधायिका जब विधायन करेगी, अब कानून की शक्ति, चूंकि कानून की भाषा आदेशात्मक होती है, तो आदेश प्रिंसिपल तो यही है, सिद्धांत तो यही है, भाषा आदेशात्मक है, वो प्रारूपण का ढंग है। 241, 242, 243 कह क्या रही है, कहते तो इसी सिद्धांत का विस्तार ही तो है, और वही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इंटर रिलेशन ऑफ द एंट्रीज, ठीक है, 63, 64, 65, 66 शिक्षा से संबंधित एंट्रीज है। एंट्री नंबर 25 समवर्ती सूची, वहां भी शिक्षा से संबंधित एंट्री है, ठीक है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा विषय है जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है क्या, आप अपने विजन को विस्तृत नहीं करते। आप जब अपने विजन को विस्तृत करेंगे तो आपको शिक्षा में बहुत सारी चीजें इंक्लूड दिखाई देंगी। अगर आप कॉमेडी शो भी बढ़िया से देखेंगे तो तर्क वहां भी मिलते हैं। जसपाल भट्टी का कॉमेडी शो आता है, उसमें हम देख रहे थे, अब तो जसपाल भट्टी दुनिया में भी नहीं है। तो वो कहता है कि हम हमेशा शिक्षा से जुड़े रहे, बचपन में स्कूल के बाहर चाट बेचते थे, ठीक है, उसके बाद बड़े हुए किताबें बेचने लगे, उसके बीच में स्कूल बस में कंडक्टरी कर ली, ठीक है, हमेशा शिक्षा से ही, फिर ड्रेस का काम कर लिया, ठीक है, हमेशा फिर किताबों में दलाली शुरू कर दी, शिक्षा से ही हमेशा जुड़े रहे। अब ये कॉमेडी की बात है, लेकिन शिक्षा क्लासरूम में टीचर के द्वारा स्टूडेंट को दी जाए, इससे पहले बिल्डिंग जरूरत है, इससे पहले सिलेबस जरूरी है, इससे पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको तय करना जरूरी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीनिंग देयर बाय अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी, हिंदी में दी जाएगी, तेलुगु में दी जाएगी, तमिल में दी जाएगी, कन्नड़ में दी जाएगी। विद्यार्थियों में असमान आर्थिक स्थिति के लोग होंगे, इसलिए उनके बीच कपड़ों आदि को लेकर कोई हीन भाव निर्मित न हो, इसकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। क्लासरूम की टीचिंग, ये तो बहुत बात की बात हुई, उससे पहले बहुत चीजें चाहिए।
पढ़ाने वालों का स्टैंडर्ड क्या होगा? और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम तय करेंगे तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने जिस भाषा को चुना, वो जिस विषय की हम पढ़ाई करवा रहे हैं, उस विषय के संबंध में जो उपलब्ध वैश्विक ज्ञान है वो जिस भाषा में है, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उस वैश्विक भाषा से कनेक्ट करता है? अगर नहीं करता तो तुम तो कूप मंडूक बनकर रह जाओगे। ठीक है ना? हमारे जो स्टूडेंट होंगे उस विधा के, वो तो केवल उतना ही जानेंगे जो उनकी भाषा में उन्हें बताया जाएगा, और वैश्विक ज्ञान किसी और भाषा में उपलब्ध है, वो भाषा वो जानते ही नहीं, तो वो वैश्विक ज्ञान के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। और कोई भी विषय उपलब्ध तो पाठ्य पुस्तकों में होगा, तो अगर संबंधित विषय पर पाठ्य पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने कुछ रख दिया, तो भी उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब? ठीक है ना? तो क्लासरूम में पढ़ाई हो, इससे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं। एडमिशन किसका लेंगे? अब एडमिशन के संबंध में दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू यह कहता है कि हमें स्टूडेंट की क्षमता का आकलन उस समय करना चाहिए जब वो कैंपस से बाहर जा रहा है। ठीक है ना? जब वो कैंपस से बाहर, क्योंकि जब वो कैंपस में आया था उस दिन अगर वो संबंधित विषय के बारे में जानकारी रखता होता तो वो कैंपस में घुसता ही क्यों? वो तो जानकार पहले से ही है। जिस दिन पहली बार कैंपस में आएगा उस दिन विषय के बारे में जानकारी अत्यंत बुद्धिमान छात्र की और बेवकूफ से बेवकूफ छात्र की एक बराबर होगी। जिस दिन वो संस्थान से बाहर जाएगा उस दिन उनकी जानकारियों में अंतर भले ही हो। एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है, और इस दृष्टिकोण पर डिसाइड हुआ है निवेदिता जैन, बर्थ स्टेट ऑफ निवेदिता श्रीवास्तव, जाने निवेदिता जैनी है शायद, बर्थ स्टेट ऑफ एमपी। निवेदिता तो है और बर्थ स्टेट ऑफ एमपी भी है, जैन है या श्रीवास्तव हमें ध्यान नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? क्या जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, इसीलिए एक एंट्री एक जगह है, 25 एंट्री है शिक्षा से संबंधित, संवर्धित सूची में भी है, और 25 एंट्री होने के बावजूद और संवर्धित सूची पर दोनों विधायिकाएं कानून बना सकेंगी, दोनों विधायिका। और सेंट्रल लिस्ट वहां भी 63, 64, 65, 66 ये एंट्रीज शिक्षा से संबंधित है, और सूची एक में वहां केंद्रीय विधायिका, यानी केंद्रीय विधायिका यानी शिक्षा के संबंध में जब राज्य की विधायिका विधायन करे तो उसे कैसे करना है? राज्य की विधायिका को अगर संवर्धित सूची के विषय पर विधायन कर रही तो सूची एक के विषयों का ध्यान रखते हुए, एक तो सूची एक में जो विषय है उस पर इनकी विधायन की शक्ति है ही नहीं, सूची एक में जो विषय है उस पर आपकी विधायन की शक्ति है ही नहीं, और संवर्धित सूची पर आपकी विधायन की शक्ति है, किंतु अनुच्छेद 254 का भी आपको ख्याल रखना है, और वो ये कहता है असंगत की दशा में उनका कानून प्रभावी होगा। ठीक है? इसका मतलब संवर्धित सूची में अगर केंद्र ने कोई कानून बना रखा है उसका ध्यान, और प्लस संघ सूची में जो पहुंच गया उस विषय पर तो आप विधायन करेंगे ही नहीं। ऐसे इसका अर्थान्वयन होना चाहिए, क्योंकि 246 की जो योजना है वो ऐसी ही दिखाई देती है। ठीक है? अब जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे वो सत्ता में आने के लिए जो रीजनल प्रेशर होता है उस प्रेशर के कारण क्या करेंगे? कुछ भी कर देंगे उन्हें। ठीक है? राष्ट्र हित से ज्यादा मतलब नहीं होता। अब केंद्रीय विधायिका में बैठे हुए लोग वो भी कोई बहुत देवता नहीं है, देवता सिर्फ कानून हो सकता है। ठीक है? देवता सिर्फ कानून हो सकता है, बाकी कोई नहीं। राज्य की विधायिका
के सदस्यों का चुनाव जो करेंगे, वे ही केंद्रीय विधायिका के सदस्यों का चुनाव वो भी करेंगे। आप एमएलए चुनो तो एमपी कौन चुनेगा? वो देवता चुनेंगे। और जो केंद्रीय स्तर की विधायिका का निचला सदन है, वहां जो बहुमत में होगा वही सरकार बनाएगा। तो ये जो करेंगे उनसे भी बहुत अपेक्षित नहीं है। इसलिए व्याख्या का काम किसके पास है? न्यायालय के पास। कृत्य के कर्ता कौन है? सरकारें हैं। कैसे करेंगे कौन बताएगा? विधायिका। लेकिन व्याख्या का काम न्यायालय के पास है। निवेदिता जैन या निवेदिता श्रीवास्तव जो भी है, बर्थ स्टेट ऑफ एमपी, इसमें हुआ यही। स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस है, अब देखिए एजुकेशन के भी कई प्रकार हैं। अब 25 में एजुकेशन लिखा है, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, डेंटल एजुकेशन, ये कहां जाएगी? इस पर कौन विधान करेगा? विधान के कई क्षेत्र हैं, एजुकेशन के कई क्षेत्र हैं। अब हुआ क्या? इन्होंने कानून बना दिया, क्योंकि 25 में स्टेट लेजिस्लेचर को भी ताकत, इन्होंने कानून बनाए और सेंट्रल का कोई कानून था नहीं, केंद्रीय विधायिका का। ठीक है, 63, 64, 65, 66 शिक्षा से संबंधित एंट्रीज वहां मौजूद है। और एंट्री नंबर 66 जरा देख लें, तब ज्यादा हम लोग क्लियर कर पाएंगे। 66 कह रही है उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारणा, अंग्रेजी में भी देख लेंगे 66 क्या करें? कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो 66 एंट्री रिलीवेंट हो गई जब मेडिकल की बात होने लगी। ठीक है ना, साइंटिफिक एजुकेशन हो गई ना। और 25 वहां भी है। ठीक है, एंट्री नंबर 25 वहां भी है और वहां संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची पर जब राज्य की विधायिका विधान करेगी तो शक्ति है, किंतु सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर, वो सूची नंबर, लिस्ट नंबर 1, ऐसे तो करेंगे भाई। संवर्ती सूची पर जब आप विधान करेंगे राज्य की विधायिका के तौर पर, तो आप सूची 1 का ध्यान रखेंगे। और सूची 1 में एंट्री नंबर 66 मिल रही है, जो साइंटिफिक एजुकेशन के संबंध में स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का और स्टैंडर्ड को बनाए रखने का हक केंद्रीय विधायिका को देती है। अब अगर कम कैलिबर का स्टूडेंट, देखिए गुण को ग्रहण करने की क्षमता सबकी अलग अलग है और इसका जाति आदि से कोई संबंध नहीं है। गुण को ग्रहण करने की क्षमता किसी में भी होती है। ठीक है, हमने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि वंशवाद कुछ मामलों में अच्छा है, क्योंकि बच्चों को पहले दिन से पता होता है हमें किस फील्ड में जाना है। ऐसे जातिवाद भी कुछ मामलों में अच्छा है। जो खराबी, और जातिवाद वहीं से पैदा हुआ, जो खराबी आई वो सिर्फ खराबी इतनी आई कि लोगों को जाति बदलने की जो सुविधा पहले थी वो खत्म हो गई। बस इतनी सी बात गड़बड़ है। जो गड़बड़ हुई जातिवाद में वो सिर्फ इतनी हुई कि जो जिस जाति में जन्म लिया उसे उसी जाति में मरना, ये उसकी नियति बन गया। इसको हम परिवर्तित नहीं कर पाए और वो व्यवस्था पहले थी, कालांतर में वो व्यवस्था खत्म हुई। बस यहीं पर गड़बड़ है, बाकी जाति व्यवस्था ठीक है। आपका पढ़ने लिखने में, ठीक है, ज्ञान में आपकी रुचि है, तो हम आपको शिल्पकला क्यों सिखाएं? हम आपको व्यापार क्यों सिखाएं? आपकी रुचि नहीं है उस फील्ड में। आपको हम शिल्पकला सिखाएं, आपको हम व्यापार सिखाएं, सीखोगे नहीं। ठीक है ना? तो अगर आप भले ही ऐसे घर में पैदा हो गए जिस घर में व्यवसाय होता, तो भी आपको ब्राह्मण जाति में शामिल कर देना चाहिए और वहां आप ज्यादा ठीक रहोगे, ज्यादा स्वाभाविक अनुभव करोगे, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना? तो चीजें शुरू ठीक से होती हैं, बीच में उनमें गड़बड़ें आती हैं। और जो गड़बड़ है सिर्फ इतना
अगर इस गड़बड़ को ठीक कर दिया जाए तो जाति व्यवस्था से ज्यादा बढ़िया व्यवस्था कोई हो ही नहीं सकती। आपके स्वभाव के अनुरूप पहले दिन से भाई नर्सिंग सेवा, ये सबका स्वभाव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव है, ठीक है। तो जाति बदलने की सुविधा के साथ अगर जाति व्यवस्था लागू की जाए तो इससे बेहतर और वैज्ञानिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। लेकिन उसमें दिक्कत यही आ गई कि जाति बदलने का जो मार्ग था वो खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई, फिर तमनासी हो गया। तो गुण ग्रहण करने की क्षमता सबकी अलग अलग है, और वो भी साइंटिफिक एजुकेशन, ठीक है ना, टेक्निकल एजुकेशन, इसको ग्रहण करने की क्षमता सबकी अलग अलग है। और अगर जिसमें गुण ग्राहकता ज्यादा है वो गुण को ग्रहण करेगा तो गुण जितना फलित और प्रभावी होगा, उतना गुण जिसमें गुण ग्राहकता नहीं है उसे आप दोगे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया और उसके अंतर्गत कहा कि एससी कम्युनिटी के बच्चे अगर 0 अंक पाते हैं तो भी उन्हें एमबीबीएस में प्रवेश मिलेगा, लेकिन जो जनरल कम्युनिटी के बच्चे हैं उन्हें 45% मिनिमम स्कोर करना होगा, यानी उनकी मेरिट 45% से शुरू होगी। अगर जनरल बच्चे 44 करेंगे स्कोर तो सारा जनरल का एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, दोबारा से कंपटीशन कराया जाएगा। लेकिन एससी अगर 0 भी करते हैं स्कोर तो भी प्रवेश मिलेगा उन्हें मेडिकल कॉलेज में। यह कानून बना। केंद्रीय विधायिका उन्हें भी कुछ नहीं करना, क्योंकि वही तो हिंदुस्तान में अजीब है, हिंदुस्तान अकेला ऐसा संघात्मक संविधान से शासित होने वाला देश है जहां हमेशा कानूनों को जो चुनौती मिली है लेजिस्लेटिव कैपेसिटी के आधार पर कि राज्य की विधायिका ये कानून बनाई नहीं सकती थी, केंद्र की विधायिका ये कानून बनाई नहीं सकती थी, वो नागरिकों के द्वारा दी गई है। जबकि अमेरिका आदि में सरकारों के द्वारा चुनौतियां दी गई हैं कि राज्य की सरकार कहती है कि केंद्रीय विधायिका ये कानून नहीं बना सकती थी, केंद्रीय विधायिका कहती है राज्य की विधायिका ये कानून नहीं बना सकती थी, क्योंकि वहां दोहरी नागरिकता है, वहां आप राज्य के लिए अलग वोट करते हैं और केंद्र के लिए अलग वोट, तो वहां दोनों हर व्यवस्था की कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं। तो वहां क्या होता है कि दोनों कोशिश करते हैं कि हमारे वोटर बने रहें, ठीक है, उनके रहें या ना रहें, तो वो करते हैं। यहां दोनों के वोटर एक ही हैं, तो ये करते हैं वो बोलते ही नहीं, वो करते हैं ये बोलते ही नहीं, ठीक है। यहां ये है, इसलिए यहां न्यायालय आपको ज्यादा प्रभावी दिखता है, ठीक है ना, इसलिए यहां ज्यादा। अब क्या हुआ, भाई ये रूल तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। अब पहुंचे न्यायालय, हमने फिर कहा काबुल में गधे भी होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने यह कहा कि टैलेंट की परीक्षा आउट गोइंग पॉइंट पर होनी चाहिए, इनकमिंग पॉइंट पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए आप बिल्कुल अनुभव के विपरीत बात कह रहे हैं। जिसमें गुण ग्राहकता ज्यादा है वो जब गुण का ग्रहण करेगा तो गुण ज्यादा प्रभावी होगा, और जिसमें गुण ग्राहकता है ही नहीं वो जब गुण को ग्रहण करेगा तो गुण ग्राहकता उसमें कम होगी, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमें गालियां देने का काम आप वीडियो पर कर सकते हैं, हमारी ये लाइनें सुन के खूब दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर गुण ग्राहकता कम है तो गुण प्रभावी नहीं हो सकता। अब ये कानून बना और सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, यानी निवेदिता जैन या श्रीवास्तव जो भी है उसमें यही कानून स्टेट लेजिस्लेचर का ठीक माना गया कि ठीक है, चुनौती के आधार पर दी गई 66 इंटू नंबर 66 यह कहती है कि साइंटिफिक ये टेक्निकल एजुकेशन जहां दी जा रही है उसके संबंध में कानून बनाने का केंद्रीय विधायिका को पहली बात। दूसरा, स्टैंडर्ड इसको निश्चित करने का और बनाए रखने का
दोनों हक उन्हीं के पास। ये स्टैंडर्ड को निश्चित रखने से संबंधित कानून है, क्योंकि अगर विद्यार्थी अच्छा नहीं आएगा तो उस इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। तो दिस एक्ट हैज अ रिलेशन with the maintenance of the standard in medical colleges. That is why state legislature is not competent to enact on such subject, because the state legislature has the enacting capacity under Article 246 subsection 2 in regard of a concurrent list, and at that place it has been write down by the framers that whenever they will enact on the topic of concurrent list, then they will enact subject to subsection 1. And when the entry which has relation with such type of legislation, ठीक है, वो संघ सूची में है, then you have no capacity to enact such a legislation. इस आधार पर दी गई। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो स्टैंडर्ड है वो तो आउट गोइंग पॉइंट पर देखा जाएगा। ठीक है, 66 क्या कहता है? स्टैंडर्ड का मेंटेनेंस और उसे बनाए रखना, ये इस संबंध में विधायन का हक केंद्रीय विधायिका को है। और स्टैंडर्ड देखेंगे कहां? आउट गोइंग पॉइंट पर। तो अगर स्टेट ने अपने कानून में यह कहा होता कि एससी कम्युनिटी के बच्चों को 0 अंक दिए जाने के बावजूद वे एमबीबीएस पास समझे जाएंगे, तो गड़बड़ थी। ठीक है ना? जो उन्होंने ये कहा कि एंट्री के पॉइंट पर यानी एडमिशन के पॉइंट पर 0 अंक भी है तो भी उनकी एंट्री ठीक है, क्योंकि योग्यता तो इस कानून का योग्यता के मेंटेनेंस से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र के कानून का विरोध करते हुए उन्होंने एंट्री नंबर 25 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर, ठीक है, ऐसा कानून बनाया है जो संघ सूची में वर्णित विषय पर प्रभाव डालता है। ठीक है ना? यह नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने राज्य के कानून को ठीक ठहराया। ठीक है ना? हम इस पर नहीं जा रहे कि क्या स्थिति, हम आपको यह बता रहे हैं कि कैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब उन्होंने ये कहा कि इस विषय का संबंध स्टैंडर्ड के मेंटेनेंस से है ही नहीं, इस विषय का संबंध शिक्षा से है और शिक्षा पर दोनों लेजिस्लेशन कर सकते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन बात यहीं रुकेगी नहीं कभी भी, क्योंकि गलत बात रुक सकती ही नहीं। आप कोशिश कितनी भी कर लो, आज नहीं कल सत्य आना है। अगला मुकदमा आया प्रीति श्रीवास्तव। ठीक है, और वो एमडी और एमएस में प्रवेश को लेकर था, वो भी मध्य प्रदेश में ही आया। उसमें कोर्ट का रुख बदला और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो बात ठीक नहीं। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी के लोग सामाजिक दशाओं के कारण कुछ पीछे रह जाएं, यहां तक तो बात समझ में आई। लेकिन 0, ये तो बात ही भाई बहुत गलत है। तो उन्होंने कहा कि जो जनरल वर्ग की कट ऑफ होगी वो भी, अब चूंकि ये मामला एमडीएमएस से संबंधित था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एमडी और एमएस जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए इतना लंबा अंतर ये नहीं। जनरल के लिए जो कट ऑफ रहेगी उससे 5, 7, 10% मैक्सिमम कम आप अदर कम्युनिटीज के बच्चों के लिए निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा। क्योंकि इतना बड़ा अंतर अगर आया तो ये मेंटेनेंस से संबंधित मामला है और इस पर केंद्र की विधायिका को कानून बनाने कहा कि आप तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये निवेदिता जैन से उत्साहित थे तो इन्होंने एमडी में भी यही करके रखा, वो स्टक डाउन हुआ। अब कोर्ट किस आधार पर स्टक डाउन करे? तो उन्होंने इनेक्टिंग कैपेसिटी, ठीक है, उनका चूंकि 66 में स्टैंडर्ड का मेंटेनेंस बनाए रखना यह भी उन्हीं को दिया गया और ये स्टैंडर्ड को बनाए रखने से संबंधित बात है, इसलिए यहां नहीं। और फिर आगे तो यह भी कह दिया सुपर स्पेशलाइजेशन में 1% किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।
सुपर स्पेशलाइजेशन यानी एमसीएच या डीएम, इन डिग्रीज में कोई रिजर्वेशन नहीं। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो ये कि कोर्ट ये कह रहा है कि अगर एक विषय एक सूची में आया है और उससे संबंधित विषय दूसरी सूची में है तो अर्थान्वयन ऐसे होगा कि दोनों सूचियां प्रभावी हों। ठीक है, इनका जो हक है वो इन्हें मिले, जो उनका हक है वो उन्हें मिले। इसके लिए एक तीसरा नियम विकसित हुआ जिसे सूचियों के अर्थान्वयन के संबंध में प्रयोग किया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस। ठीक है ना, सूचियों के अर्थान्वयन के संबंध में 4 नियम आते हैं। पहला ये, दूसरा है, ठीक है, और तीसरा ये देखने के लिए कि क्या स्टेट के लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है या केंद्रीय विधायिका ने जो कानून बनाया है वो वाकई उसी एंट्री से संबंधित है जिस एंट्री पर उन्हें विधायन की शक्ति है या नहीं। इसे चेक करने के लिए जो डॉक्ट्रिन डेवलप हुआ वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस। आपके प्री में ये भी पूछा जाता है कि जो सारे उन तत्व का सिद्धांत है पिथ एंड सबस्टेंस, ये फंडामेंटल राइट के, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में प्रयोग होने वाला सिद्धांत है, यह सूचियों के अर्थान्वयन में प्रयोग होने वाला सिद्धांत है। तभी तो हम कहते हैं कि प्री में आपके बच्चों जैसी बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, प्री में कुछ पूछा ही नहीं जाता। जहां इतना विस्तार है और वहां आपसे ये पूछते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस संबंधित किससे है, और आप अपनी दशा तो देखिए। और अगर इसे दशा कहें तो फिर दुर्दशा किसे कहें? अगर इसे दशा कहें तो फिर दुर्दशा किस स्थिति का नाम है कि आपको यह भी बताने में दिक्कत आती है कि सूचियों के अर्थान्वयन से यह संबंधित है या फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशन से। फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशन से 2 बातें संबंधित है, आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्से और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन। यह संबंधित है आपका सूचियों के अर्थान्वयन से। और सूचियों के अर्थान्वयन से संबंधित 2 सिद्धांत, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और, ठीक है, सूचियों को पूरे विस्तार से पढ़िए, सूचियों की प्रविष्टियों को। ये 2 अन्य नियम, यानी टोटल 4 नियम उभर कर आते हैं। और फिर इस चैप्टर से एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, असंगति का सिद्धांत। ठीक है, और असंगति में आप सिर्फ इतना लिख कर चुप हो जाते हैं कि समवर्ती सूची के उस पर विषय तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, ये तो बच्चों को मालूम है। वट एवर यू आर टेलिंग इन एग्जामिनेशन दैट इज नोन बाय एवरीवन, इवन रिक्शे वाले पूछो और तुक्के से वो भी यही सही बताएगा। हालांकि वो छोटे बड़े के कॉन्सेप्शन में सोचता है कि केंद्र की सरकार बड़ी होती है और राज्य की सरकार छोटी होती है, इस कॉन्सेप्शन के आधार पर बताएगा। लेकिन कॉन्सेप्शन कैसा भी हो, उत्तर सही होगा उसका कि केंद्र का प्रभावी होगा। तो आप अपनी दशा सोचो कि रिक्शे वालों के बराबर है या उनसे भी गिरी हुई है, क्योंकि वो कम से कम ला एजुकेशन के नाम पर पैसे तो नहीं खर्च कर रहे हैं, आप तो वो भी कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपकी तो दशा रिक्शे वालों से ज्यादा खराब है। और अगर इसे दशा कह दें तो फिर दुर्दशा किसे कहें भाई? फिर दुर्दशा ये किस स्थिति का नाम होता है अगर ये दशा है तो? ठीक है ना, तो दुर्दशा जहां समझ में आ जाए और उससे दूरी का प्रयास शुरू हो जाए, दुर्दशा उसी दिन खत्म होना भी शुरू हो जाती है। गरीबी किस दिन खत्म होना शुरू होगी? जिस दिन गरीबी का एहसास आ जाए और उससे मुक्त होने के प्रयास शुरू हो जाए। क्योंकि मंजिल की ओर जो पहला कदम उठाया है वही पूर्णता को प्राप्त होगा जब अंतिम कदम उठाएंगे। पहला उठना यह सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि पहला उठा तो फिर अंतिम उठेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है ना, पहला उठना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहला कदम उठ गया तो अंतिम उठेगा। अब सिर्फ मंजिल में और तुम्हारे बीच वक्त की बात बची है, वक्त का फासला है। लेकिन पहला ही नहीं उठा तो अभी तो यात्रा ही शुरू नहीं है। जिस दिन पहला उठ जाएगा उस दिन मंजिल एक कदम नहीं, बस टाइम की बात बची है, इतना माना जा सकता है। लेकिन पहला तो उठे। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस
इसका प्रयोग हम करेंगे और फिर देखेंगे कि जो कानून बना वो एंट्री नंबर 66 से संबंधित है इनफैक्ट या एंट्री नंबर 25 से संबंधित है। अब फिर दो बातें हो सकती हैं, एक जो कानून बना वो एंट्री नंबर 66 से संबंधित है या एंट्री नंबर 25 से संबंधित है। बाई चांस ऐसा हुआ है कि एंट्री नंबर 66 पर प्रभाव आ गया है, प्रभाव आना बात अलग होती है, ठीक है। वही कहते हैं ना कि कह रहीम कैसे निवे बेर केर को संग, वे डोलत रसाप ने उनके फाटत अंग, ठीक है ना। तो बेर केले के पत्तों को फाड़ना नहीं चाहता है, वो तो अपने रस में डोल रहा है। बाई चांस ऐसा है कि उनके फाटत अंग, फाड़ने के लिए डोलना अलग बात है और बाई चांस अंगों का फट जाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो यही है, पिथ एंड सबस्टेंस यही कहता है कि संबंधित विधायिका को संबंधित विषय पर विधायन की शक्ति थी, बाई चांस प्रभाव दूसरे पर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्टेट का कानून बचेगा। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस का प्रयोग हमेशा छोटे भाई के पक्ष में होगा, क्योंकि लाभदायक लाभ की जरूरत किसे है, जो कम सशक्त है, कम। तो 246 की योजना में राज्य कम सशक्त है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस का जो प्रयोग हुआ है प्रैक्टिकली वो अधिकतर मामलों में राज्य के कानून को बचाने के लिए हुआ। हालांकि कभी कभी इसका प्रयोग केंद्र के, ठीक है, कानून को बचाने के लिए भी हुआ, वहां पॉलिसीगत डिसीजन है, जैसे शिक्षा के मामले में आप देखेंगे तो अधिकतर पिथ एंड सबस्टेंस का प्रयोग उन्होंने केंद्र के कानून को बचाने के पक्ष में किया है, क्योंकि केंद्र पर फिर भी एक जिम्मेदारी होती है। वो तब भी ठीक बात कहते हैं, ये तो कतई नाश मार के रख देते हैं, ये तो कहते हैं आईआईटी में पढ़ाई तमिल में होगी। अब आईआईटी में तो तमिल से दुश्मनी नहीं है, लेकिन तमिल में अगर पढ़ाओगे तो दुनिया में जो किताबें हैं इंजीनियरिंग पे वो तो अंग्रेजी में है। अब तुम तमिल में पढ़ा के रख दोगे तो वैश्विक ज्ञान इंजीनियरिंग पे तो मिलेगा नहीं, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होना चाहिए और वो केंद्र ही कर पाएगा। तो जब शिक्षा पर बोलेगा तो पिथ एंड सबस्टेंस का प्रयोग केंद्र के पक्ष में होगा, और जब इंडस्ट्री, उद्योग या गन्ना या कृषि इन विषयों पर बात करेंगे या लैंड ऑर्डर पर बात करेंगे तो पिथ एंड सबस्टेंस का प्रयोग राज्य के पक्ष में होगा, ठीक है ना। और वो ये कहेंगे कि नहीं, संबंधित एंट्री से ही ये कानून शासित होता है, इसलिए राज्य की विधायिका बनाएगी। और जब यह पाया जाएगा कि संबंधित विधायिका संबंधित विषय पर विधायन की शक्ति रखती ही नहीं थी इनफैक्ट, और केवल ऐसा दिखाया है, नाटक किया है कि हम अपनी ही शक्ति के आधार पर विधायन कर रहे हैं, यानी बहाने से, ठीक है ना, दूसरे की फील्ड में जाकर विधायन किया है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहलाता है। पिथ एंड सबस्टेंस का प्रयोग बहुतायत से हुआ है, कलरेबल लेजिस्लेशन का प्रयोग बहुत कम किया गया है। जाहिर सी बात है कि कलरेबल लेजिस्लेशन इसलिए कम है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है, नाटक कर पाना ये सबके बस की बात नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए एज अ विधायिका, दैट इज द असेंबली ऑफ पर्सन्स, ठीक है, तो वो नाटक कर पाए थोड़ा कम होता है, इसलिए कलरेबल लेजिस्लेशन है तो, लेकिन उसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। तो ये चार ही सिद्धांत हैं जो सूचियों के अर्थान्वयन में प्रयुक्त होते हैं। कल कंक्लूडिंग लेक्चर इस पर हो जाएगा, क्योंकि कल हम डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस और कलरेबल लेजिस्लेशन पर बात करेंगे, और प्रसंगवश जितना आवश्यक होगा तो उतना लिस्टों पर भी बात करेंगे, लेकिन वो प्रसंगवश होगा। मुख्य हमारा जोर कलरेबल लेजिस्लेशन और इस पर होगा। आज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात हुई।